हाय, मेरा नाम यामिनी शर्मा है। मैं रिसर्च साइंटिस्ट हूँ ब्राउन यूनिवर्सिटी हेल्थ में। तो अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, साइंस में मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी अप्लाई करना चाहते हैं या पोस्ट डॉक एप्लीकेशन डालना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। वैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आउटसाइड है, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बट कुछ जो मुझे लगा 7 ईयर में कुछ एप्लीकेशन देख के आप कुछ स्क्रूटनी करते हो प्रोफेसर के लिए, कि जो बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं तो इट्स ओके। बट पहला है इस टाइम में, फर्स्ट, कि ये जो सिचुएशन है अभी बहुत सारी फंडिंग नहीं है, तो कैसे डिटरमाइन करें किस प्रोफेसर के पास फंडिंग है। तो फर्स्ट, फाइंडिंग अ प्रोफेसर हु हैज फंडिंग। तो पहले सबसे पहले आप अपने एरिया को देखें, कि क्योंकि जब आप शुरू में पीएचडी या पोस्ट डॉक अप्लाई करेंगे तो आप एरिया नहीं चेंज कर सकते एकदम से। तो आप पहले अपने ग्रुप के प्रोफेसर्स को ढूंढोगे। और मैंने इससे एक मेरा मेरा एक वीडियो है फाइनेंसेस के ऊपर, जिसमें मैंने बताया कि स्टेट का कितना बड़ा रोल है फाइनेंसेस के लिए। तो वो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आती है, जैसे एमए में बॉस्टन एक हब है, तो वहाँ बहुत ज्यादा जैसे बायोलॉजी का बहुत ज्यादा काम है, लेकिन एप्लीकेशन भी इतनी ज्यादा आती है। तो आप ऐसे स्टेट चूज कर सकते हो जहाँ थोड़ा कम पॉपुलेशन है, तो चांसेस थोड़े ज्यादा है अभी अभी की सिचुएशन के लिए। तो फर्स्ट, हाउ टू फाइंड अ प्रोफेसर विद फंड। फर्स्ट, चूज योर नीश। देखो कौन कौन से प्रोफेसर आपकी फील्ड में काम करें, किस किस में आपको इंटरेस्ट है। उसके बाद आप एनआईएच रिपोर्टर पे जाइए। देखिए कि उस प्रोफेसर के करंट जो कितने प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सा एनआईएच कब से कब तक है, कितने साल तक का एनआईएच है, रनिंग है या खत्म हो चुका है, तो कितने एनआईएच उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कितना ईयर बचा हुआ है। और उस यूनिवर्सिटी पेज, अगर उसका खुद का पेज है तो देखना कितने उसके पास कितने ऑलरेडी स्टूडेंट हैं। और अगर यूनिवर्सिटी पेज पे है तो उसमें देखना उसके पास एनआईएच के अलावा क्या एनएसएफ की ग्रांट है, या इंडस्ट्रियल पैसा है, या यूनिवर्सिटी का कितना सपोर्ट है। तो वो मिल जाता है। तो सबसे पहले हमें ढूंढना एक प्रोफेसर जिसके पास एनआईएच का ग्रांट है, जो आपको एनआईएच रिपोर्टर पे जाके पता चल जाएगा। मैं यहाँ आपको लिख दूंगी एनआईएच रिपोर्टर डॉट, जैसे आप उसको कैसे ढूंढना है, तो एनआईएच रिपोर्टर। दूसरा, हाउ टू राइट एन ईमेल। जनरली हमें बहुत ज्यादा एप्लीकेशन डालनी है, तो हम क्या करते हैं, एक एक बेसिक टेम्पलेट बना लेते हैं आजकल तो चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी से, और फिर बहुत सारे प्रोफेसर्स को सीसी कर देते हैं। तो हमें लगता है कि उनको नहीं पता चल रहा है, पर उनको पता चल रहा है, तो हम जैसे ऊपर का चेंज कर देंगे, नीचे का चेंज कर देंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी एक प्रोफेसर थे, उनको एक बंदे ने बहुत अच्छा ईमेल भेजा, लेकिन शुरू कैसे था, डियर एएसएस डॉट जी लिसी प्रोफेसर। सो एएसएस असिस्टेंट के लिए एएसएस के पीछे कॉमा ऐसे, अरे कैसा हो गया ना, डियर एएस डॉट प्रोफेसर। सो वैसे नहीं लिखना, डियर डियर प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर, ये छोड़ दो, डियर डॉक्टर एक्स वाई जेड। और जो शॉर्ट रखो, बहुत ज्यादा लंबा बहुत ज्यादा लंबा रखोगे कोई नहीं पढ़ेगा, तो बहुत छोटा रखो, कंसाइज रखो। और उसमें मेंशन करो कि उसका कौन सा पेपर आपने पढ़ा जो आपको पसंद आया, और वो आपको कैसे अट्रैक्ट किया, या आपके काम के साथ कैसे अलाइन हो सकता है। दूसरा जो बहुत अच्छा ट्रिक है, कि बहुत बार उनका काम पब्लिश नहीं होता, लेकिन जब आप एनआईएच रिपोर्टर में जाके देखेंगे तो आपको जब एनआई की जो एनआईएच का फंड अगर शुरू शुरू में अभी मिला है, तो उस काम का पेपर पब्लिश नहीं होता, लेकिन उस पर लिखा रहता है एब्स्ट्रैक्ट, वो क्या करना चाह रहे हैं। जब आप एनआईएच रिपोर्टर पे जाओगे तो आप उसको मेंशन कर सकते हो कि इस ये नहीं कि मैं एनआईएच रिपोर्टर पे गया देखने, ये कि आई एम इंटरेस्टेड इन दैट प्रोजेक्ट। तो उसको लगेगा कि बच्चे ने बहुत अच्छे से रिसर्च किया है कि मेरा क्या काम है, एंड ही इज और शी इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन माय वर्क। और थर्ड, कॉन्फ्रेंस मीटिंग, कि जैसे आप अगर कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, तो अगर आप मिल लेते हो तो उन सबकी ईमेल आईडी या उन सबके बारे में जानकारी लो, और उनके साथ टच में रहो पहले से, तो वो थोड़ा एक इजी राउट है। लेकिन अगर आप नहीं भी हो, तो भी आप जब सर्च कर रहे हो गूगल पे, तो उनके ऑल कॉन्फ्रेंस के जो पोस्टर्स हैं, और अगर आप वहां गए हो, और अगर आप उस प्रोफेसर से नहीं मिले, लेकिन आपको पता चला समहाउ कि यू बोथ अटेंडेड द सेम कॉन्फ्रेंस, तो आप उनका पोस्टर पढ़ सकते हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। तो फिर आप उनको लिख सकते हो कि वी आई सॉ योर पोस्टर ओवर देयर एंड आई वाज इंटरेस्टेड इन योर वर्क एक्स वाई जेड। क्या आपका वर्क है, कैसे आपका वर्क, लाइक प्रोफेसर का वर्क आपके इंटरेस्ट से अलाइन कर रहा है, कैसे आप फ्यूचर में उसको क्या प्रोवाइड करा सकते हो।
और तीसरा है कि तीसरा है कि क्या हम अपने आप को फंड कर सकते हैं? तो बेसिकली एकदम से आप अपने आप को फंड नहीं कर सकते। अभी तक 4-5 साल के बाद मुझे भी प्रोफेसर ही फंड कर रहा है। लेकिन आप एक आइडिया दे सकते हो प्रोफेसर को, जिससे उसको ये लगेगा कि नॉट ओनली दिस स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इन रिसर्च, बट उसका एडमिनिस्ट्रेशन और राइटिंग स्किल भी बहुत स्ट्रांग है। तो अमेरिका, अगर आप हार्ट से रिलेटेड, हाइपरटेंशन से रिलेटेड, या थोरेसिक सोसाइटी में अगर आप पल्मोनरी से रिलेटेड आपका कुछ रिसर्च है, तो अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन AHA, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी, इन इन सारी सोसाइटीज के कुछ कुछ फेलोशिप्स होते हैं। आप जब ईमेल लिखो और जब अगर प्रोफेसर आपको रिप्लाई करे तो आप अपना आइडिया भी सजेस्ट कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग थाउजेंड्स ऑफ ईमेल टू सेम ईमेल टू सो मेनी प्रोफेसर, जो वो आपकी ईमेल्स पढ़ते भी नहीं है, वो स्पैम में जाता है। क्वालिटी बढ़ाओ कि चाहे 10 ईमेल पर डे लिखो या 5 ईमेल पर डे लिखो या 3 ईमेल पर डे लिखो, उनके कुछ पेपर्स पढ़ के जो आपके काम से रिलेटेड है, और छोटा एकदम स्मॉल कंसाइज ईमेल, डियर डॉक्टर XYZ, माय नेम इज दिस, माय टॉपिक ऑफ रिसर्च इज दिस, आई केम अक्रॉस योर वर्क, ये आपका काम है। अगर आप पेपर साइट कर देते हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कुछ काम ऐसा आपको मिल जाए उनका कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन या NIH रिपोर्टर से जो पब्लिश भी नहीं हुआ है, और देन यू साइट कि यू आर करंटली वर्किंग ऑन दिस एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, और कैसे आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो कि क्या आपके आइडियाज हैं, या इस टाइप का जो ईमेल जिससे लगे कि बंदा पर्सन जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, तो उस टाइप का ईमेल आप ड्राफ्ट करें, रेदर की डियर प्रोफेसर ASS एंड देन पूरा इतना लंबा चौड़ा कि मेरा नाम ये है, मैंने इतना रिसर्च किया, ये मेरा एक्सपीरियंस है। कोई भी प्रोफेसर एटलीस्ट 7-8-10 लाइन से ज्यादा का ईमेल नहीं पढ़ता है। तो और उनको पता चल जाता है कि, और बहुत बार इतने स्मॉल मिस्टेक्स होते हैं कि हमारा फॉन्ट साइज डिफरेंट है, तो जब आप सेंड करो उसमें फॉन्ट साइज, और आप अपना CV अटैच कर सकते हो, CV अप टू डेट करके वो अटैच कर सकते हो, तो ताकि एटलीस्ट इफ ही वांट्स टू कांटेक्ट यू तो उनको पता भी चले कि आपने क्या किया है। और या सो बोथ टू थिंग्स। सेकंड, उनकी लैब में अगर आपके ऑलरेडी कोई सीनियर है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप उनके लैब में किसी आप लैब में किसी पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। फोर्थ, लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो शुरू में। जैसे अगर आपको 6 महीने बाद सोच रहे हो आप एप्लीकेशन डालने का, तो 6 महीने पहले से लिंक्डइन पे कनेक्ट करके उनकी कुछ पोस्ट है जो साइंस रिलेटेड, कुछ पोस्ट है आप उन पे कमेंट कर सकते हो, या आप अपना आइडिया डाल सकते हो। या लिंक्डइन पे लोग पर्सनली आंसर करते हैं, क्योंकि वहां एकदम से आप कोई जॉब नहीं उनसे मांग रहे हो। तो अगर वो कुछ डाले हैं, अगर जो आपको जेन्युइनली लगा है कि हाँ ये रिसर्च इंटरेस्ट मैच करता है, तो वहां आप उनको पर्सनल मैसेज कर सकते हो। तो इस तरीके से एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है। तो उससे क्या होता है ना कि कोई भी इंसान सडनली किसी को लेने के लिए एकदम से, और गिवन द सिचुएशन, फंडिंग की जो सिचुएशन है, एकदम से कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको यू हैव टू मेक योर बेस, और आपको ऐसे आपको बताना नहीं है, आपको एक्चुअली जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाना है, ताकि सामने वालों को लगे कि मैं इसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ या इसे फेलोशिप दे रहा हूँ गिवन द NIH फंड सिचुएशन, तो ये वर्थ इट होना चाहिए। चौथा या पांचवा जो भी नंबर है अभी, वीजा सिचुएशन। तो पहले J1 वीजा पे वेवर लगता था कि 2-5 साल के बाद आपको होम रेजिडेंसी करनी थी, अभी नहीं लगता है। तो J1 वीजा भी ठीक है, क्योंकि H1B पे अभी शायद कैप और नॉन कैप में गैप चल रहा है। तो राइट नाउ प्रोफेसर तो वैसे भी J1 वीजा ही देता है, जो रिसर्च एक्सचेंज वाले स्टूडेंट होते हैं। तो आप पूछ सकते हो कि क्या H1B वीजा मिल सकता है, अगर आपको, अगर प्रोफेसर आप में इंटरेस्टेड है, अगर बात यहाँ तक पहुंच गई है, तो H1B वीजा के लिए आप बोल सकते हो, परसुएट कर सकते हो, बोल के कि सर वेवर तो खैर उनको भी पता चल गया कि इंडिया वेवर नहीं है। पहले वेवर होता था तो एक ये बात थी कि सर J1 की बजाय H1B दीजिए, बट आप H1B के लिए बोल सकते हो, पूछ सकते हो। उसमें क्या है कि H1B की एक मिनिमम सैलरी है $60,000। जनरली अगर आप J1 पे शुरू करते हो तो 56-55, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी 54,000 भी देती हैं, कुछ 52 भी दे रही हैं अभी तक। तो अगर आप किसी तरीके, अगर प्रोफेसर को लगा कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, आपका आपके साथ इंटरव्यू देके, प्रेजेंटेशन देके, लेके आप उनको लग रहा है कि आप वर्थ अ शॉट हो, तो तब आप एक ये मन में मान लेने की बजाय कि नहीं यार वो H1B नहीं स्पॉन्सर करेगा, सीधा J1 वीजा देगा, जो कि J1 वीजा ही जनरली देता है,
पीएचडी में F1 मिलेगा, सेम तरीके से आपको अप्लाई करना है पीएचडी में, पोस्ट डॉक में। पीएचडी में F1 ही मिलेगा क्योंकि वो स्टूडेंट वीजा है, बट पोस्ट डॉक में आपको J1 देते हैं जनरली। लेकिन अगर आपको अगर प्रोफेसर को लग रहा है आप इंटरेस्टेड हो और आपको लग रहा है कि प्रोफेसर आगे बढ़ रहा है, तो हेजिटेट होने की बजाय आप उनसे एक बार पूछ सकते हो, सर आई वांट टू make sure कि can we go ahead with the H1B because with J1 there is lot of just don't say anything, क्योंकि वो HR को बोलेंगे और HR बता देंगे कि अभी कोई वेवर नहीं है इंडिया का। तो आप ऑनेस्टली आप पूछ सकते हो कि क्या H1B हमें मिल सकता है, तो उससे बेनिफिट भी होगा कि एकेडमिया H1B आपके पास हो जाएगा और आप इंडिपेंडेंट रहेंगे। अगर आपके पार्टनर है तो वो भी H1B अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी में डिफरेंस हो जाएगा एटलीस्ट $3,000-4,000 में, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप 55 से शुरू करें तो नेक्स्ट ईयर कुछ और थोड़ा बढ़ेगा $400-500। लेकिन अगर आप शुरू ही 60 से करें तो फिर 61, यू नो जो अब शुरू ही बहुत हाई, थोड़ा हाई से कर रहे हो तो एक अपर हैंड रहता है। तो यस, फॉर वेयर टू फाइंड, हाउ टू अप्लाई, व्हाट टू से, हाउ टू आस्क, दीज वर द 4 क्वेश्चंस, एकदम स्ट्रेट, नो इन एंड आउट। So yep, those were the things which I think is very very important to